स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम आमिर जमात इस्लामी हिंद, साथ ही साथ अमीर हल्का और हम सब के टीचर्स और टीचर्स के भी टीचर्स, मरकज़ी तालीमी बोर्ड के ज़िम्मेदारान और अज़ीज़ साथियों और हमारी बहनें। आज के इस टीचर कन्वेंशन में मेरे ज़िम्मे जो उन्वान दिया गया है, क्वालिटी कॉन्शियसनेस, कि भई ये क्वालिटी कॉन्शियसनेस क्या होता है? इसको हम इस आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। आम सी बात है कि क्वालिटी से हम लोग सब वाकिफ़ हैं। क्वालिटी किसे कहते हैं? जैसे कि हर काम में हम क्वालिटी चाहते हैं। तो क्वालिटी क्या होती है? तो अलग-अलग तंज़ीमों ने जो क्वालिटी के लिए काम करते हैं, जैसे आईएसओ एक तंज़ीम है, जो आपको क्वालिटी का सर्टिफ़िकेट देती है। तो इन्होंने क्वालिटी का एक तारीफ़ की है, एक डेफ़िनेशन की है, जिसकी एक मुख़्तसर सी बात ये है कि क्वालिटी वर्क या क्वालिटी हम उसे कहते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। जब हम एजुकेशन में क्वालिटी की बात करते हैं, तो एजुकेशन के जो बेनिफिशियरीज़ हैं, जैसे हमारे तलबा हैं, तो तलबा की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एजुकेशन, हम उसको क्वालिटी एजुकेशन हम कह सकते हैं। अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो हमारा शऊर की जो बेदारी है, हमारे असातिज़ा की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे जो मुंतज़मीन हैं, इंतज़ामिया की, एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको हम आज समझने की कोशिश करने वाले हैं। अब क्वालिटी कॉन्शियसनेस क्या होता है? सुबह से इस वर्कशॉप में आप लोग हैं, आप लोग इसका हिस्सा बने हुए हैं। आपने देखा कि इसके जो मौज़ूआत हैं, बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए हैं। मोहतरम अमीर साहब ने, जमात इस्लामी के अमीर साहब ने, सादुतुल्लाह हुसैनी साहब ने अपनी तकरीर में एक बहुत अच्छी बात कही कि भई ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक है, ट्रांज़िशन एक है। तो टीचर्स किसको अपनाएँ? ट्रांसफ़ॉर्मेशन को अपनाएँ या ट्रांज़िशन को अपनाएँ? तो ये हमें एक क्वालिटी का पैगाम देता है। उसके बाद आपने देखा कि हमारे सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। इतने चैलेंजेस पेश किए गए, उसके बाद एक तालीमी पॉलिसी के मुस्बत और मनफ़ी पहलू पेश किए गए। हमको इन सारी चीज़ों में, इन हालात में रहते हुए अपने बच्चों के लिए क्वालिटी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर पैदा करना है। एक टीचर के अंदर अपने लिए कि भई मैं मेरा जो भी काम हो, वो क्वालिटी कॉन्शियसनेस हो, मेरे अंदर वो चीज़ बेदार होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे पैदा होगी? ये क्या करना पड़ेगा मुझे? तो सबसे पहले हमें टीचर्स को उस बारे में अवेयरनेस होना हमारे अंदर। अवेयरनेस होना, बेदारी होना, किस बारे में बेदारी होना? पहले अपने आप के बारे में बेदारी होना कि भई मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे देखिए हमने कि भई टीचर्स कम है, ये कम है, ये इन हालात में ही क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना है। इन हालात में ही, क्योंकि बच्चों का वक़्त रिपीट नहीं आने वाला है। आज जो बच्चा आपके पास प्राइमरी जमात में है, वो उसका वक़्त तो चले जाएगा, आपके हालात अच्छे होने से। कल ही हम लोग एक टीचर ट्रेनिंग में काम कर रहे थे, तो एक टीचर ने कहा, लेडीज़ टीचर ने, कि सर हमको एक अच्छा-सा क्लासरूम, एक अच्छी-सी स्कूल, एक बेदार पेरेंट्स दे दो। देखो फिर हम कैसे काम करेंगे। तो ये तो कब होगा और कब फिर काम करेंगे, जब तक क्या हम खाली बैठे रहेंगे क्या? तो इन हालात में, मुश्किल हालात में ही हमको हमारे अंदर क्वालिटी एजुकेशन पैदा करना है, हमारे इदारों के अंदर। तो सबसे पहली बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि इसका पहला कंपोनेंट है कि आप अवेयर रहें। अवेयर किसके बारे में रहें? कि भई अपने खुद के बारे में अवेयर रहें, कि भई मैं एज़ अ टीचर मेरे अंदर कौन-सी स्किल्स होनी चाहिए? अब मुझे क्या काम करना चाहिए? मेरे ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? इस बारे में अवेयर होना चाहिए। दूसरी ख़ुसूसियत आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी कि आपको जो आपका ऑर्गनाइज़ेशन है, जैसा कि मोहतरम ने कहा था कि ये जो तालीम है, ये इंसान साज़ी का काम है। इंसान साज़ी करने के लिए मेरे जो ऑर्गनाइज़ेशन है, मेरी जो तंज़ीम है, मेरा जो मैनेजमेंट है, उनके क्या मक़ासिद हैं, उन मक़ासिद से अपने आप को अलाइनमेंट करना पड़ेगा, उनसे अपने को जुड़ना पड़ेगा, जभी आपका वर्क क्वालिटी वर्क हो सकता है। अगर हम बेदार हैं, अवेयर हैं और हमारे मक़ासिद जो है ये इंस्टीट्यूट के मक़ासिद से जोड़ते हैं हम, तभी जाके हम हमारे अंदर क्वालिटी का वर्क हम लोग पैदा कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आपको मुतवज्जा रहना पड़ेगा, आपको बेदार रहना पड़ेगा, बोलिए ना अटेंटिव रहना पड़ेगा। आप अटेंटिव रहेंगे कि भई क्या शुरू है, दुनिया में तालीम के मैदान में क्या-क्या हालात हैं, कौन-कौन सी तब्दीलियाँ हो रही हैं, चेंजेस क्या हो रहे हैं, इंटरैक्शन पैटर्न्स क्या हो रहे हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको अटेंशन रहना, अपने को अटेंटिव रहना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर क्वालिटी कॉन्शियसनेस पैदा होगा। अगर एक टीचर के अंदर क्वालिटी कॉन्शियसनेस नहीं है, वो इस बारे में, मतलब उसको शऊर ही नहीं है कि भई मेरा काम क्वालिटी वाला है या कैसे है। आजकल तो ऐसा होता है कि अगर हम उर्दू मीडियम स्कूल की बात करेंगे तो हम सब अच्छे हैं, सब बहुत बेहतरीन हैं हम लोग। हमको ऐसा नहीं लगता कि भई क्वालिटी हमारे अंदर
है या नहीं है। मैं आप लोग मुझे मेरी तारीफ़ करो, मैं आपकी तारीफ़ करूँ, सब तो अच्छा चल रहा है। लेकिन भई आज के दौर के हिसाब से हम लोग इसके अंदर हैं क्या? हम किसको कम्पीट कर रहे हैं? हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं? इसको समझने वाला टीचर होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी का काम कर सकते हैं। रोज़ आप स्कूल जा रहे हैं, आप अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है, तो कहीं-कहीं रुक जाइए। कहीं न कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा। तो अब मगर मैं चाहता हूँ कि भई मेरे अंदर क्वालिटी कॉन्शियसनेस आए, तो मुझे क्या करना होगा? तो सबसे पहले मुझे अपने एक्शंस को चेक करना पड़ेगा कि मैं मेरे जो सुबह स्कूल में जाने जा रहा हूँ, मैं स्कूल में अपना पहला कदम डाल रहा हूँ, वहाँ से लेके मैं जब स्कूल से बाहर निकल रहा हूँ, तो मेरे एक्शंस क्या-क्या हैं? मैं क्या-क्या काम कर रहा हूँ? जिससे बच्चों को फ़ायदा हो रहा, इंस्टीट्यूट को फ़ायदा हो रहा, क्या मैं इंस्टीट्यूट पर बोझ हूँ? क्या मैं इन बच्चों का वक़्त ज़ाय कर रहा हूँ? इस तरीके से अपने एक्शंस को अपने को चेक करना पड़ेगा अपने आप को, आप लोगों को। एक्शंस पर आपको गौर करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि रिफ्लेक्शन करना होगा। रिफ्लेक्शन यानी क्या है कि भई जो काम आप कर रहे हैं, उसके असरात क्या हो रहे हैं? आप अपने टीचिंग की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेज़ देखिए, आप अपने साथी से अपने लेसन्स को ऑब्ज़र्व करवाइए कि इसके खातिर ख़ाह नतीजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे? क्या वे रु चल रहे हैं हम लोगों का जैसी बात चली कि भाई टेक्स्ट बुक ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। क्लासरूम के अंदर टेक्स्ट बुक हमारा चल रहा है, पूरा हो गया, सिलेबस पूरा हो गया। हमारा इस पे फ़ोकस नहीं होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि बच्चों में खातिर-ख़्वाह एक तब्दीली लाना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये तब्दीली कैसे आ सकती है? तो ये हमारे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस से हमारे अंदर वो बात समझ में आएँगी। अगर मैं अपने लेसन्स को ही चेक नहीं करता हूँ, मुझे रिफ्लेक्शन लेने की आदत नहीं है, मुझे फीडबैक लेने की आदत नहीं है, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँगा? मेरे अंदर क्वालिटी कैसे आएगी? तो इसको भी हमको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम रिफ्लेक्शन हमारे अंदर आएगा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हम करेंगे, बच्चों से आप रिफ्लेक्शन लीजिए, पेरेंट्स से आप रिफ्लेक्शन लीजिए, जहाँ तक अपने साथी टीचर से आप रिफ्लेक्शन लीजिए, तब जाके हम लोग अपने क्वालिटी के लिए हम लोग बेदार हैं। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियसनेस पैदा करना है, तो अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। जैसे आज आप लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, इस कन्वेंशन का आप पार्ट हैं, तो ज़रूर आप कहीं न कहीं अपने अंदर क्वालिटी कॉन्शियसनेस रखते हैं, तभी आपने आज अपना इतवार का दिन यहाँ पर आपने क्या किया है, गुज़ारा है। तो मैं आपसे यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर किसी स्कूल में किसी टीचर कोई टीचर ये अपने अंदर ये चाहता है, तो इन 3 चीज़ों को अपने अंदर सँभालिए कि भई एक अवेयर रहें, अलाइनमेंट करें और तीसरी तीसरी चीज़ जो है अटेंटिव रहें। ये 3 चीज़ें जब आप अपने अंदर उतार लेते हैं, तो आप अपने अंदर क्वालिटी कॉन्शियसनेस को पैदा करते हैं। आपका क्वालिटी कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जैसे कि हम देखें कि हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आज हम लोग इस मुल्क के अंदर इस दहाने पर खड़े हैं कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी शिनाख्त पर बात हो रही है। तो कहा जाता है कि जब तक हमारे टीचर्स जो हैं, यानी हमारी जो समाज की या हमारी कौम की जो बुनियाद है, जो बेसिस है, वो प्राइमरी स्कूलों के अंदर है। अगर प्राइमरी स्कूल्स अगर सही तरीके से काम करेंगे, तो आगे की जो जो इमारत बननी है, वो बहुत अच्छी बननी है। तो पहली वाला जमात का टीचर हो या नर्सरी जमात का टीचर हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। अक्सर हमारे पास ब्लेम गेम्स बहुत हैं। सेकेंडरी के टीचर कहते हैं कि भई प्राइमरी से ही बच्चे ऐसे आ रहे हैं। प्राइमरी के टीचर्स ऐसे कहते हैं कि नर्सरी नहीं है, पेरेंट्स अवेयर नहीं है। तो ये ब्लेम गेम को ख़त्म करते हुए जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, वहाँ से हम बेहतर करने की हम लोग कोशिश करते रहें, जभी जाके हम लोग इस सिनेरियो को हम बदल सकते हैं। क्लासरूम का इंटरैक्शन अगर सही तरीके से होगा, ख़ासकर प्राइमरी क्लासेस के अंदर, तभी जाके एजुकेशन की बुनियाद अच्छी हो सकती है। हम अच्छे लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे हम लोग मज़दूरी करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। अगर आप देखेंगे आज के दौर में, तो मज़दूर साज़ी बनाने, मज़दूरी करने के लिए लोग तैयार करने के लिए नहीं आए। हम लोग लीडर बनने के लिए यहाँ पर आए। हम इस कौम को, इस मुल्क को, इस दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये नई राह दिखाने वाले लोग हमारी प्राइमरी क्लासेस में तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि कहा गया कि लर्निंग टू लर्न, 21st सेंचुरी स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, इसको एक टीचर को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। रोट लर्निंग को छोड़ना पड़ेगा, रट्टा-रटाए को छोड़ना पड़ेगा। बोले लर्निंग टू लर्न, ये इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना पड़ेगा कि आज के दौर में क़यादत कर सकें बच्चे। तो हम ये सोचते हैं कि क़यादत करना, प्रेज़ेंटेशन करना, ये बड़ी जमातों के बच्चों के लिए है, बल्कि ऐसा नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हम पहली जमात की क्लासरूम में भी हम राइज़ कर सकते हैं। तो वक़्त की चिट्ठी तो मुझे आ गई है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने क्वालिटी कॉन्शियसनेस क्या होता है, इसको समझा है और आगे भी इस पे दूसरे भी मुखर्रिर इस पर बात करेंगे।
तो जब तक हम बेदार नहीं रहेंगे, हम अपने अंदर क्वालिटी को नहीं पैदा कर सकते। तो अपने आप को समझिए, फिर अपने तलबा को समझिए, तभी जाके आप क्लासरूम में अच्छा काम कर सकते हैं। इस मौके से मुझे यहाँ बोलने दिया गया। मैं आप तमाम का मशकूर हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर मौजूद अमीर जमात इस्लामी हिंद डॉक्टर सादतुल्लाह हुसैनी साहब, अमीर हल्का मोहतरम इलियास फराई साहब और दीगर शुरा और मेरे अज़ीज़ साथियों, ये आज के तालीमी टीचर्स कन्वेंशन का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है, वो अगर आप देखें तो उसमें जो पहला सफ़ा है उसकी सबसे आखिरी सतर जो है, उस पे लिखा हुआ है कि ये कैंप जो है सिर्फ़ उर्दू मीडियम के असातिज़ा के लिए है। और मैं समझता हूँ कि पूरी रियासत में उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा से ज़्यादा मज़लूम कम्युनिटी और कोई नहीं। क्योंकि जिस तरीके से और जिस तेज़ी से हम एक अलग दौड़ में शामिल होते चले जा रहे हैं, उसका इदराक शायद जितना क्लास में पढ़ाने वाले टीचर को है, उतना किसी को भी नहीं। सबसे पहले तो एक हम उर्दू स्कूल होने की वजह से एक ख़ास ग्रुप सोसाइटी का जो है उससे डील करते हैं। मैं चूँकि बॉम्बे से हूँ, तो मेरी ज़्यादातर मेरा जो भी तजुर्बा है, जो भी मालूमात है वो उस हलके से और वहाँ के मुनासिबत से है। हो सकता है यहाँ से मैच ना खाए, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो तजुर्बा है वो यही है कि एक ख़ास पर्टिकुलर सेट ऑफ सोसाइटी से हम डील करते हैं। दूसरा, सबसे बड़ा मसला तलबा की रोज़ाना हाज़िरी का है। तीसरा, सबसे बड़ा मसला वालिदैन का है। उसके बाद निसाब का है, उसके बाद बोर्ड का है, उसके बाद यूडाइस पोर्टल का है और सबसे आखिर में इंतज़ामिया का है। तो ये सारे मसाइल से जूझ कर अगर हम कुछ अपने वक़्त को फ़ारिग कर पाएँ, तो शायद हम उन चीज़ों पर गौर करें, जिन चीज़ों को यहाँ पर क्वालिटी कॉन्शियसनेस के उन्वान से हम जमा हुए। मैं अपनी बात को और आसान करूँगा। मेरे पेशवा मुक़र्रिर डॉक्टर बदर साहब ने एक बात कही कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है इस किस्म का एक फ़ॉर्मेट लाना चाह रही है, जिसमें थर्ड पार्टी से स्कूल ऑडिट की जाएगी और वो स्कूल ऑडिट के बुनियाद पर आपको ग्रेड दिया जाएगा ओ प्लस, ए प्लस वग़ैरह और उसके हिसाब से आपकी मैनेजिंग होगी, उसके हिसाब से आपको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। जी, चूँकि बॉम्बे में बहुत जल्दी से ये चीज़ें आ जा रही हैं, इसलिए हमारे पास में ये है शायद दिसंबर में या जनवरी में इस किस्म की कोई एक्टिविटी हो। लेकिन उसका जो फ़ॉर्मेट है, 6 फ़ॉर्मेट्स हैं और हर फ़ॉर्मेट में 4 से लेके 12 तक के सफ़हात हैं। अगर हम उन सफ़हात का मुताला करें कि उसमें कौन-कौन सी कैटेगरी में टीचर को, उसके निसाब को, उसके पढ़ाने के तरीके को, स्कूल को जाँचा जाएगा, परखा जाएगा, तो शायद पूरे जो हमारे 230 दिन हैं तालीमी साल के जो मिलते हैं हमको, उसमें शायद हम 1 दिन भी बच्चों को पढ़ा ना सकें। क्योंकि इतनी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें, इतने काम उसमें दिए गए हैं, इतनी चीज़ों का इंदराज है, इतनी चीज़ों को हमको उसमें मेंशन करना है कि एक टीचर जो है क्लास में जाने के बाद से लेके क्लास से निकलने तक शायद वो उन्हीं जुज़ियात में उलझा रहेगा और जो उसका मेन काम है, अहम काम है, वो उस तक पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, अब ये उस बेचारे की समझ पर है। तो बहरहाल ये सारे हालात हैं, ये सारे हालात हैं और इन हालात से नबर्द आज़मा होकर हमें अपना काम करना है। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट में एक आदमी बैटिंग कर रहा है, एक आदमी बॉलिंग कर रहा है, उसके 11 फील्डर उसकी फील्डिंग में लगे हुए हैं। हर आदमी बॉलिंग करने वाला ये चाह रहा है कि बैट्समैन आउट हो जाए या वो कम से कम रन ना बना पाए और उतने 11 फील्डर्स को चकमा देकर उस बॉलर की तेज रफ्तार घूमती हुई गेंद पर अपने मतलब का या अपनी पसंद का शॉट लगा लेना, ये बैट्समैन का कमाल है और आज की तारीख में वही रोल हमें एज़ अ टीचर अदा करना है। ये सारे हालात जो मैंने बताए ना, निसाब, बोर्ड, इंतज़ामिया, टीचर, यूडाइस पोर्टल, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब फ़ील्डर्स हैं, ये सब फ़ील्डर्स हैं और हुकूमत गेंदबाज़ है, जो कहाँ अपनी गेंद को कहाँ स्विंग करेगी आपको नहीं पता है, कहाँ स्विंग हो जाएगी, आपको नहीं पता है और उन उन सारी महारतों को अपने पैरों के नीचे दबाकर अपनी पसंद का चौका या छक्का मार देना, ये हमारा काम है। अगर हम उसमें कामयाब हो गए, तो शायद हम उस क्वालिटी को हासिल करने के थोड़ा करीब हो जाएँ, जिसका मेयार हमने खुद अपने लिए मुतय्यन किया हुआ। ये तब्दीली की रफ्तार है, ये तब्दीली की रफ्तार है। मोहतरम सदर साहब ने कहा कि हम असातिज़ा
ऐसे बच्चों को, जिन बच्चों ने अभी दुनिया को उस ढंग से नहीं देखा जिस ढंग से हम देख रहे हैं, आने वाले 15 साल, आने वाले 20 साल, आने वाले 25 साल के लिए हम तैयार करने जा रहे हैं। क्या होगी क्वालिटी हम नहीं जानते। एलन मस्क जो माहिर कारोबारी है, उसने अभी रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा कि 2027 में चैट जीपीटी का जो वर्जन आ रहा है, वो मौजूदा एआई टूल्स को ऐसे खा जाएगा जैसे मोबाइल पेजर को खा गया। पेजर आया और आया आते-आते ही खत्म भी हो गया। उसकी जगह मोबाइल ने ली और मोबाइल आज हमारे हाथ में एक ऐसी शक्ल में मौजूद है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये बस मुश्किल से 1 डेढ़ साल 2 साल की बात है कि ये ऐसे-ऐसे वर्जन्स इसमें आ जाएँगे कि शायद हो सकता है हमें ये आला लेकर घूमने की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है वो चश्मे की तरह, घड़ी की तरह, कलम की तरह हमारे जिस्म के किसी एक का हिस्सा बनाकर हमारे अंदर डाल दिया जाए। और ये दज्जालियत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। बहुत तेज़ी से दुनिया जो है उस तरफ जा रही है। अब हमें क्या करना है? हमारे पास एक गोल्डन ट्रायंगल है, एक सुनहरा मुसल्लस है, जिसका एक हिस्सा हम खुद हैं, एक हिस्सा बच्चा है और एक हिस्सा जो है वालिदैन है। हमें उस बच्चे को उसकी तमाम तर कमज़ोरियाँ, समाजी, माशी, ज़हनी सब, उसके बावजूद उसको कम से कम इतना आगे लेकर आना है कि वो अपनी चीज़ों को दुरुस्त तरीके से कर सके। जो भी वो काम करे, अच्छा करे, आला करे, परफेक्ट करे, बिल्कुल परफेक्ट करे। ये बात दोहराई गई, मैं नकल कर रहा हूँ कि ज़ुबान करने का भी काम जो है वो परफेक्टली करने का हुक्म दिया गया। तो हम बच्चे को उस लेवल तक लेकर आएँ कि वो उसको परफेक्ट कर ले। अभी 40 बच्चों की एक क्लास है। एक 40 बच्चों की क्लास में 10 बच्चे जो हैं आईएएस हो जाएँ, 10 बच्चे आईआईटीएन हो जाएँ, 10 बच्चे मेडिकल में मास्टर ले लें और बाकी के 10 बच्चे एमबीए कर लें, तो फिर कारोबार कौन करेगा? खेती-किसानी कौन करेगा? फल कौन फ़रोख्त करेगा? रिक्शा कौन चलाएगा? ये सारे समाज के मुख्तलिफ हिस्से हैं। समाज को जितनी डॉक्टर और इंजीनियर की और आईआईटीएन्स की ज़रूरत है, उतनी ही उसको दूसरे शोबों में काम करने वालों की भी ज़रूरत है। अगर हमारा तालीमी मेयार, अगर हमारे क्वालिटी और उसके तई हमारा कॉन्शियस बेदार है और हम उसको उस नहज पर ले जाकर देखते हैं, तो भले वो बच्चा आगे चल के 10वीं 12वीं करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद जो भी काम करेगा, वो परफेक्ट करेगा और उसके नज़दीक दीन ही नहीं बल्कि आखिरत भी गालिब रहेगी। अगर हम इस तरीके से आगे उसको लेकर चलते हैं, तो मेरे ख़्याल से हम क्वालिटी के किसी दर्जे पर या क्वालिटी के किसी मेयार पर होने के लिए पहुँच सकते हैं। जिस तरीके से जो मुख्तलिफ कंपनियाँ होती हैं, उनका अगर कोई प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए, जैसे कोई गाड़ी कंपनी ने निकाली, फ्लॉप हो गई, नहीं चली मार्केट में, साबुन आया, नहीं चला, तो उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को बाज़ार से वापस लाकर, उसमें दुरुस्ती करके, उसको दोबारा हम भेज सकते हैं, है ना? उसको दोबारा भेजा जा सकता है। लेकिन अगर एक तालिब-ए-इल्म बिगड़ गया, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसको भई ये बराबर काम नहीं कर रहे हैं, इनको ज़रा वापस स्कूल भेजो या इनको वापस स्कूल ले जाओ? नहीं पॉसिबल है। हमारे पास वही 5 साल, 10 साल, 8 साल का जो वक़्फ़ा है, उसका स्कूलिंग पीरियड और उसका स्कूलिंग पीरियड उसका पूरा ज़िंदगी का आने वाला मरहला डिसाइड करता है। अगर हमने उसको टच कर दिया, उसमें उसको इतनी समझ दे दी कि वो अपने आने वाले तमाम मराहिल में उस शऊर को ज़िंदा रखे, जिस शऊर के तहत इंसान की तख़लीक़ की गई, जिस शऊर के तहत उसको दुनिया में भेजा गया और जिस कार्य नबूवत को लेकर वो आया है, तो मेरे ख़्याल से वो बच्चा जीता जागता इंसान भी रहेगा, अपने लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएगा और आने वाली नस्लों को भी अच्छा तासुर देगा। एश्योरेंस जो है, क्वालिटी एश्योरेंस जो है, वो हम अपनी स्कूल का मेयार बनाएँ। उसको एक ऐसे साँचे में डालें और ये सिर्फ़ आपका हेडमास्टर, आपका टीचर, आप दोनों मिलकर कर सकते हैं। इंतज़ामिया ऊपर से आपको सपोर्ट कर सकता है या और कोई चीज़ आपको फ़राहम कर सकता है। डिपार्टमेंट की तरफ से और कोई चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन जब तक आपका हेडमास्टर, आपका टीचर जो बच्चों से वन टू वन मुख़ातिब होते हैं, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को माने रखा है, आप लोगों ने इस चीज़ को प्लान करके रखा है, तो हर उस चीज़ को आप पीछे छोड़कर, पीछे हटाकर उस बच्चे के लिए जो ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, उसको आप लेकर चल सकते हैं। हमारा रिज़ल्ट जो है, क्वालिटी वाइज़ भी अच्छा होगा और क्वांटिटी वाइज़ भी अच्छा होगा। हम क्वालिटी का भी एश्योरेंस देंगे और क्वांटिटी का भी एश्योरेंस देंगे। हम बहुत पिछड़ी हुई कौम है, इस बारे में बहुत सारे बयानात होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और होती रहेंगी, पहले भी हुई। लेकिन अब जो है हमको कम से कम एक सतह पर या आज ही से
इस बात को हम तय कर लें कि हमारे स्कूल में आने वाला बच्चा एक अच्छा शहरी बनेगा और अच्छा मुसलमान बनेगा और अच्छे वैल्यूज को लेकर यहाँ से जाएगा। अब ये उसकी अपनी ज़हनी सलाहियत पर है कि वो आगे किस शोबे में पढ़ाई करे, किस शोबे में काम करे। लेकिन कम से कम बुनियादी तौर पर लर्निंग टू बी का जो फॉर्मूला है वो उस स्कूल में पूरा होगा और उसको बच्चे को आने वाली ज़िंदगी में मुकम्मल इंसान बनाकर जो है कारआमद उसके लिए वो काम करेगा। आगे मेरे पास चीज़ें और हैं, लेकिन मैं वक़्त की तंगी का शिकार हूँ और मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ क्योंकि और भी मुकर्रिरीन हैं, पहले भी क्वालिटी कॉन्शियसनेस पे बात हुई है। इस बात के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम अमीर जमात, अमीर हल्का और डायस पर तशरीफ़ फरमा दिगर ज़िम्मेदारान, मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुज़ाकरे में मैं थर्ड पार्टिसिपेंट हूँ और मेरा भी टॉपिक वही है, क्वालिटी कॉन्शियसनेस और हमारी ज़रूरत। दरअसल क्वालिटी कॉन्शियसनेस की जो थियरी को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं और हमारा काम बच्चों में तालीम के मेयार को बुलंद करना है। तो क्वालिटी कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि इट्स अ पावरफुल माइंडसेट। ये एक बहुत ही पावरफुल ज़हनियत का नाम है जो एक्सेलेंस के परसूट में काम करती है। यानी वो अगर वो गुड है तो वो बेटर की तरफ जाएगा, अगर वो बेटर है तो बेस्ट की तरफ उसकी जर्नी रहेगी। यानी ये एक ऐसी कैफियत का नाम है जो आपको मुसलसल बेहतर की तरफ गामजन रखती है। अगर इस वक्त हमें अगर 2 ज़बानें आती है तो तीसरी ज़बान को सीखने का जो मादा हमारे अंदर पैदा होता है वो क्वालिटी कॉन्शियसनेस से शुरू होता है। यानी मुसलसल डेवलपमेंट करना, हर चीज में बेहतर से बेहतर की तरफ चलने का नाम क्वालिटी कॉन्शियसनेस है। और इस शऊर को यानी मेयार के इस शऊर को जिंदा रखना हमारी पहली ज़रूरत है। अगर हम मेयार के शऊर को जिंदा नहीं रख पाएंगे तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। और अभी जितनी सारी बातें हुई है कि ये हमारा जिनसे पाला है वो जेन जी है, जनरेशन जी जिसे कहा जाता है, या अल्फा जेन है, ये हमसे बहुत पार बच्चे हैं। अगर हम इनके साथ साथ नहीं चल पाए तो हम आउटडेटेड कहलाएंगे। दूसरे दिन होगा ऐसा कि बच्चा हमसे बेहतर नॉलेज लेकर आता है और वो फिर हमारी गलतियां निकालता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी इस माहौल में टीचर्स की जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो ये है कि अपने आप को अपग्रेड करें। तो ये जो क्वालिटी कॉन्शियसनेस है इसमें 3 एज का इस्तेमाल होता है, 3 एज। इसमें एक है अवेयरनेस, एटीट्यूड एंड एक्शन। अवेयरनेस, आगाही होना कि मैं क्या हूं, इस वक्त मेरी पोजीशन क्या है, मैं कितने पानी में हूं, या मेरे बच्चे किस पोजीशन में है। मैं अपने आप को या अपने इंस्टीट्यूट को या अपने बच्चों को 1-2 साल के बाद कहाँ देखना चाहता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग रोज़ाना स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में अगर तब्दीली नहीं आती है तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम क्वालिटी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर कम या नहीं के बराबर है। तो क्वालिटी कॉन्शियसनेस में डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट और भी मुसलसिल तरीके से होता रहना, ये हमारी कैफियत होनी चाहिए। दूसरा जो इसमें जो अवेयरनेस की बात है, इसमें यह है कि पहले तो अपने आप से आगाह होना कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है, और मुझे क्या आना चाहिए और क्या नहीं भी आना चाहिए। ये सब चीज़ों का इदराक इंसान को होना चाहिए। फिर वो अपने बच्चों के अंदर क्या सलाहियतें पैदा करना चाहता है, ये भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये जाने कि मेरे बच्चों में क्या सलाहियतें हैं, उनको क्या आता है, उनको क्या नहीं आता है, उनको क्या आना चाहिए, सारी चीज़ों का इदराक एक टीचर को होना चाहिए। तो वो फिर अपने जब ऑब्जेक्टिव सेट करेगा तो उसको प्लान करने में आसानी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी ये हमारी ज़हनी कैफियत है। इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड का बड़ा रोल है। यानी इन सारे मसाइल के बावजूद मुझे अपना काम करना है, गेटिंग वर्क डन। काम तो एट एनी कॉस्ट होना चाहिए। जैसे सर ने कहा कि प्रोडक्ट अगर मार्केट में खराब आ गया तो हम उसको रिकॉल कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर मार्केट में और भेज सकते हैं। बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा। आपका बच्चा अगर खराब हो गया मतलब वो खराब हो गया, फिर वो एंटी सोशल एलिमेंट बन के आपको मिलेगा बाद में। तो हम अपने बच्चों को 10 साल के बाद अगर वो मार्केट में आपसे मिले तो वो कैसे
आप उनसे मिलना चाहेंगे या आप उनको क्या देखना चाहेंगे, ये आपको आना चाहिए। तो एटीट्यूड में सबसे अहम चीज़ है कि आपका एटीट्यूड मुस्बत हो, पॉजिटिव हो। हालात खराब है, हालात का रोना-रोना, मैनेजमेंट का रोना-रोना और मसाइल गिनते रहने से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल का हल निकालना होता है। तो एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा ये है कि एक्शन प्लान होना चाहिए। जो थर्ड ए है, ये एक्शन का ए है कि हमको इदराक है कि हम क्या है, हमको क्या करना है। दूसरा, हमको मालूम है कि हम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो फिर एक्शन में क्या हो, मतलब फिर हमको एक्शन मोड में आना चाहिए, और वो है कि प्रैक्टिस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्या एक्शन हो कि प्रैक्टिस हम लोग करते रहे, हम लोग नई नई चीज़ सीखते रहे, नई चीज़ें बच्चों को सिखाते रहे और फिर उनको प्रैक्टिस भी कराते रहे। और बच्चों से फिर जो तीसरी चीज़ इसमें आती है वो होती है फीडबैक लेना। ये एक्शन में कि प्रैक्टिस करें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो और फिर फीडबैक भी लिया जाए कि क्या हम सही दिशा में या हम सही सिमत में हमारे सफ़र गामज़न है या नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। दरअसल ये जो थियरी है क्वालिटी कॉन्शियसनेस की, जापानीज़ थियरी से इसका ताल्लुक है। एक कैज़िन थियरी है जिसको बोलते हैं कि गुड चेन, के मतलब गुड और ज़ेन मतलब चेन, कैज़िन थियरी से ये आई है। इसमें और भी बहुत सारी थियरीज़ है, बहुत सारी फिलॉसफीज़ है जिसने इसको इम्पैक्ट किया। इसमें एक है प्लान, डू, चेक, एक्ट, पीडीसीए, प्लान, डू, फिर चेक और फिर एक्ट। अगर ऐसा लगता है कि हमारा प्लान गलत हो गया या मुस्बत जो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर उसको चेक करें, फिर उसमें इम्प्रूव करें, फिर उसमें एक्ट करें। इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। जो इसमें और एक जो थियरी है वो है फिलॉसफी ऑफ माइंडफुलनेस, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। कोई भी काम हम ऑटो मोशन में ना करें या ऑटो पायलट मोड में ना चल जाए। हम उसमें ऐसा ना हो कि बस रोजाना बेल बजती है हम दाखिल होते हैं, बेल बजती है हम निकलते हैं, ये अब रूटीन बन चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा काम ये है कि हम बहुत शऊर से क्लास में जाए, हम ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास में जाए और हम बच्चों से क्या उस क्लास के बाद उनमें चेंज देखना चाहते, वो चेंज देखकर हम लोग वापस आए। तो ये एक मुसलसल प्रोसेस होगा जिससे हम लोग बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि जिसमें हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, ख़ास तौर से जो जूनियर कॉलेज लेवल पर है, कि ये हमको मालूम है कि जो बच्चा 11th-12th में आता है, ये उसकी लाइफ का बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ से बच्चा डिफरेंट फील्ड्स में जाता है, यहाँ उसके एस्पिरेशंस होते हैं। लेकिन हमारे साथ होता ये है कि जो बच्चे एक्सेलेंट होते हैं वो एक्सेल करते चले जाते हैं, जो बच्चे पीछे रहते हैं वो फिर और पीछे होते रिसीड होते चले जाते हैं। यानी एक बच्चा जो 10th में अच्छे रिजल्ट लेके आया था, वो होता है कि 12th में आने के बाद उसके मामला और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट करती है। तो उसमें उसकी एक एज फैक्टर भी होता है, वो एक टीनेजर होता है ना? और हमको मालूम है कि ये जो एज होती है वो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की एज होती है। इसमें बच्चा बहुत अलग-अलग हालात से गुज़रता है, उसके डेवलपमेंट्स, उसके जिस्मानी, साइकोलॉजिकल कई सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे बहुत रूड होते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा बिगड़ कर भी बात करते हैं, कई सारे तजुर्बात हमको होते हैं। लेकिन हम अगर देखिए कि अगर हम एक वालिद है या हम एक वालिदा है, तो हम अपने बच्चों से कैसा डील करते हैं, वैसे ही इन बच्चों से डील करना चाहिए। आप उनसे मोहब्बत से, अगर उनको आप कुछ मोहब्बत वाली सज़ा भी देंगे ना, तो वो बर्दाश्त करें। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड कोई गलत रहा और आपने उनको अच्छी बात भी कही, तो उनको लगता है कि ही इज़ नॉट डूइंग वेल विथ मी। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बावजूद टीचर को तो बहरहाल अपना रोल अदा करना होता है। और हम लोग देखते हैं कि हाँ, हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, ये किसी टीचर की वजह से है। तो क्यों ना हो कि ऐसा कि हमारे भी बच्चे हमारी वजह से एक बेहतर मुस्तकबिल की का ख्वाब देखने में कामयाब हो जाए। तो ये 2-3 चीज़ें थी कि 12th में बच्चे फिर अलग-अलग स्ट्रीम्स में जाते हैं, उनके एस्पिरेशंस होते हैं, कुछ लोग उसमें बच्चे नाकाम भी हो जाते हैं, तो उनको हौसला देने की भी ज़िम्मेदारी हमारी होती है। इसमें जो एक्सीलेंस की जो बात है, इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि काम हमारा बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए। परफेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, परफेक्ट तो बड़ी बात होती है ना? अगर हम लोग इस माइंड से काम करें कि हम हमारा आने वाला हर दिन बेहतर दिन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी हर तरह की चीज़ों में, हमारे रहन-सहन में, हमारे कपड़ों में, हमारे खाने में, हमारे बोलने में, हमारी सेहत में,
हमारे चलने में, हमारी टीचिंग में, हमारे बच्चों में बेहतर ही होती जाएगी। तो ये अगर माइंडसेट हमारा हो कि बेहतर से बेहतर की तरफ हम लोग चलना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो क्वालिटी कॉन्शियसनेस का शऊर, या इसको कहते हैं कि मेयार का शऊर हमारे अंदर जाग जाए, तो आपकी आने वाली जितनी भी जर्नी होगी, बच्चों की होगी, आपकी होगी, एक बेहतरीन जर्नी हो सकती है। और हम जो प्रेज़ेंट सिचुएशन में जो चैलेंजेस हमको दरपेश है, कि उसका भी हम लोग मुकाबला कर पाएँगे। ये चैलेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं, ये चैलेंजेस को मुश्किल भी हो सकते हैं। बहरहाल काम तो हमको करना है और उम्मत की खैर-खाई का करना है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हिंद, मोहतरम अमीर हल्का महाराष्ट्र, आज के इस टीचर कन्वेंशन में बहैसियत एक्सपर्ट्स जिम्मेदारी निभाने वाले असहाब और ख़ास तौर पर डॉक्टर खान मुबश्शर फिरदौस, अब मैं किन अल्फाज में आपको पुकारूं? अगर मैं शायर होता तो पहले गज़ल पढ़ता फिर बाद में अपनी तकरीर करता। आप लोग इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं और इतने अटेंटिव बैठे हैं कि मुझे आप पर बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा। हालांकि आप में से कई लोग दूर दराज से सफ़र करके आए हुए हैं और बारिश की सोबत भी उठाए हुए हैं, लेकिन आपका अटेंशन, आपका अवेयरनेस ये बताता है कि यू आर द क्रीम ऑफ आवर टीचिंग सोसाइटी। तो जिन लोगों से बात हो रही है बहुत काम के लोग हैं और तवज्जो से सुन रहे हैं। ऐसे सामे ऑडियंस बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे उन्वान पर मुज़ाकरा तय हुआ, क्वालिटी कॉन्शियसनेस, शऊरे खूबी, अपने फ़न में खूबी, अपनी तदरीस में खूबी। आप अगर देखेंगे, आप जिन लोगों से काम लेते हैं, मिसाल के तौर पर टेलर, आप बहुत अच्छे टेलर के पास जाते, आप ऐसे आदमी के पास नहीं जाते जो आपका सूट बिगाड़ दे, बल्कि आप ऐसे आदमी के पास जाते जो आपको बेहतरीन तख्लीक करके दे। आप सारे मामलात में देखिए, आप डॉक्टर के पास जाना है, उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जिसके पास लाल लाइट लगे हुए हैं, एक मुर्दा मरा तो एक लाल लाइट, सब लाल लाइटें लगा के बैठा हुआ है, नहीं। आप उसके पास जाते हैं जो अच्छा सर्जन है, जो अच्छा फिजिशियन है, जो नॉलेजेबल है, जो कॉम्पिटेंट है। जिंदगी के सारे मामलात में आप क्वालिटी चाहते हैं। हमारे भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब एक्सपर्ट हैं वो डाइट में, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, हमने खास तौर पर उनको बुलाया और उन्होंने बिल्कुल नफ्स दुरुस्त नफ्स पकड़ी। अवेयरनेस, हमको अपनी क्वालिटी का अवेयर होना चाहिए और इसके लिए हमको तैयार किया गया। डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, आपको किस किस तरीके से नहीं तैयार किया गया। एजुकेशनल फिलासफी के ज़रिए आपको मकासद तालीम से वाकिफ़ किया गया। एजुकेशनल साइकोलॉजी के ज़रिए उन मकासद को कैसे हासिल करना है ये आपको बताया गया। मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग के ज़रिए तदरीस के मुख्तलिफ तरीक़े आपको बताए गए। लेकिन क्लास में जाने के बाद वही लकीर का फ़कीर तरीक़ा, चाक एंड टॉक मेथड। अरे स्टूडेंट्स बोर हो जाते उस तरीके से, वो टीचर पसंद नहीं किया जाता जो सिर्फ चाक टाक से काम करता। फिर इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग के कई मेथड्स हैं। टीचिंग के जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, पार्टिसिपेटरी मेथड है। आपको मालूम है अमेरिका में नौजवानों का सबसे पसंदीदा मेथड वो है कि टीचिंग में टीचर हमको पार्टिसिपेट करे, हम करते ही नहीं। क्यों? हमको फिक्र पड़ी रहती सिलेबस कंप्लीट करने की। अरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मकासद हासिल होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे कई स्टूडेंट शायर हैं, अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, पॉलिटिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फॉरेन लैंड्स में गए हुए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, टर्की, इंडोनेशिया। गर्ल्स वो जब हमसे मिलते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, अरे यार तुम शायरी कैसे करते? अरे सर आपने सिखाया। अरे हमको शेर पढ़ना नहीं आता, हमने कहाँ सिखाया भाई। उर्दू के टीचर ने मेहनत की क्या? हरगिज नहीं। आप उर्दू के टीचर्स को देख लीजिए, बच्चों को मजमून नबीसी नहीं सिखाते हो, शेर से कैसे उसका इस्तेहसान करना चाहिए, एप्रिसिएशन नहीं सिखाते। फिर बस गजल पूरी कर दी है, सबक पढ़ा दिए। सबक पढ़ाने की चीज थोड़ी है, उस जुबान सिखाने की चीज। लैंग्वेज इज टू बी लर्न थ्रू द लेसन,
इंग्लिश का टीचर वो सबक का तर्जुमा कर करके सुनाता। अरे तर्जुमे का मेथड गलत मेथड है। इफ यू वांट टू टीच इंग्लिश, टीच इन इंग्लिश। इंग्लिश को इंग्लिश में ही सिखाया जा सकता है। मेरे एक दोस्त थे, शरीफ अल हसन सिद्दीकी परवनी, मराठी टीचर थे वो। उन्होंने कभी मराठी के सिवा किसी और जबान में मराठी को मराठी में पढ़ाया। बच्चों को वो एप्लीकेशन लिखाना सिखाते थे, टीसी के लिए बच्चे मराठी में एप्लीकेशन देते थे। क्यों? इसलिए कि ना उर्दू के टीचर ने सिखाया, ना अंग्रेजी के टीचर ने नहीं सिखाया। अंग्रेजी का टीचर कौन था? ये खाकसार। क्यों? बच्चे सीखते ही नहीं थे वो, उनको जो सिखा दिया गया मराठी का मराठी में। कमाल की बात यह है कि वो अपने आप को सर भी कहलाना पसंद नहीं करते थे। बच्चे उनको गुरुजी बोलते थे, गुरुजी। क्या डिवोशन है एक आदमी का अपने सब्जेक्ट में। हम ट्यूशन्स लेते थे, हमको पैसे की जरूरत थी, हम ट्यूशन लेते थे, ग्रामर पढ़ाते थे। उन्होंने कभी ट्यूशन नहीं लिया। क्यों? जेव्हापर्यंत सिद्दीकी जिवंत आहे तुम्हाला ट्यूशनची गरज नाही। क्या जुमला है साहब, मोतियों में तोलने के काबिल। बच्चे तड़प जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी ट्यूशन नहीं लिया। ये क्वालिटी टीचर के अंदर होना चाहिए। अपने मजमून में महारत, आपको बताया गया। मजमून को तलबा तक पहुंचाने के मुख्तलिफ तरीके, तलबा को समझना, उनके साथ इज्जत का बर्ताव करना, उनको बराबरी का बर्ताव करना। मेरा बेटा है, बीबीए 3rd ईयर का स्टूडेंट है मौलाना। जिस दिन जाता टीचर से झगड़े करके आता, जिस दिन जाता टीचर से झगड़े करके आता। अरे क्यों नहीं भाई, कुछ भी बोलते बोले। आप सब मोबाइल देख रहे हैं, मैं भी मोबाइल देखा, तो क्या देख रहा रे बोले? मैं दिख रहा नहीं क्या रे? अरे उस्ताद को दिख रहा नहीं क्या रे? उन्हें काय को बोला बोले मेरे को? जवान आदमी है, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए ना भाई। तू बाहर जा, फोकट नहीं पड़ा बोले फीस देता मैं। अब वो मुन्ना भाई एमबीबीएस था ना, मुन्ना भाई ने सबको सिखा दिए। अरे फीस दिए लाए, काय को जाएगा बाहर? तो बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे आप, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम देम? रिस्पेक्ट इज गिवन एंड रिस्पेक्ट इज टेकन। फिर आपके सब्जेक्ट के अंदर ये जो हमारे सैयद जावेद साहब ने बताया, अवेयरनेस, एटीट्यूड वगैरह, आपको सब्जेक्ट की गहराई से मालूमात होना चाहिए। इतनी प्यारी हदीस पेश की हमारे अमीर जमात के सुबाश, इन्नल्लाह कतबल एहसान अल्लाह कुल्ली शै। अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए क्वालिटी लिख दी। एहसान हसन से, हसन के माने हैंडसम, वजीह, बेहतरीन। हसन से तो हसीन बना। वैजा ज़बा तुम फ़ाहसिनु ज़बह, जब तुम जानवर को भी ज़ुबा करो तो अच्छे तरीके से ज़ुबा करो। मतलब ये कि उसको तकलीफ ना हो, और आप बच्चों को जाके तकलीफ देते। एक टीचर है हमारे कॉलेज में, बीएड कॉलेज में थे, उनका नाम तो मैं नहीं लेता, लेकिन बच्चों ने उनका नाम रख दिए थे झंडू बाम। अब मैंने ज़हन पर बहुत जोर दिया, यार ये झंडू बाम क्या है? फिर एक बच्चे को कॉन्फिडेंस से लेके मैंने पूछा, मैं बोला मैं किसी को नहीं बोलता, तुम मेरे को बोल दे। नहीं बोले सर तुम बोलते, बोले तुम्हारा मुंह खुला है बोलो। मैंने कहा मैं नहीं बोलता भाई, तू बोल। अच्छा भाई सर, वो लोग इतना बोर करते जी सर बोले, उनका पीरियड हुआ ना तो झंडू बाम लगाया तो सिर दर्द कम होता। अब आप अंदाजा कीजिए एक टीचर की ये कैफियत है बच्चों के पास, झंडू बाम। वो तो खुदा का शुक्र है कि वो रिटायर हो गए हो। तो टीचर के अंदर कॉम्पिटेंस होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाएं, ग्रामर पढ़ाना है, आप मैथमेटिकल पढ़ाइए, कैसे नहीं आती बच्चों को अंग्रेजी। मैथमेटिक्स पढ़ाइए, कैसे नहीं बच्चे याद रखते। हमारे टीचर थे साइंस कॉलेज नांदेड़ में, देशपांडे साहब, ही वॉज वाइस प्रिंसिपल। वो हमको केमिस्ट्री पढ़ाते थे। वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे तो पढ़ाते पढ़ाते की पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पर ऐसे लिखते थे कि पूरा चैप्टर हमको याद हो जाता था। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन, प्रिपरेशन ऑफ अदर थिंग्स, कोई मेटल पढ़ा रहे हैं। क्या टीचर्स से हमने जब 70, 72, 73 में साइंस कॉलेज नांदेड़ में पढ़ा, ऑल टीचर्स वर फ्रॉम साउथ इंडिया, एक से एक काबिल। आज उनकी याद आती, रोते हैं हम उनकी याद करके। हमने कभी उनको अजी से अरे नहीं कहा, इसलिए कि वो अपना काम बहुत कॉन्फिडेंस से करते थे। उनको अपनी खुद की इज्जत थी उनके पास, सेल्फ एस्टीम। टीचर के अंदर एक चीज क्या होना चाहिए? सेल्फ एस्टीम। हमारे पास एक नया टीचर अपॉइंट हुआ, मैं तो ट्यूशन लेता था। ट्यूशन में एक एडवोकेट साहब का बेटा था, आजकल वो दुबई में है।
उसने बोला सर उनको अंग्रेजी नहीं आती। बोले अरे बेवकूफ, ऐसा उड़ा मियाँ तू। सर बोले मैंने मेरे भाई की डिक्शनरी में देख के एक लफ्ज पूछा। बोले उनको उनको मीनिंग मालूम नहीं था, गलत बताए। बोले उन्होंने, ये टीचर्स की आम बीमारी है, जो मालूम नहीं रहता गलत बताते। अब ये जमाना, सुबह के लेक्चर में डॉक्टर बदरुल शाम साहब ने बताया, नॉलेज देने का जमाना नहीं है, इसलिए कि बच्चों को खुद इतना नॉलेज इंटरनेट से, मोबाइल से हासिल हो रहा है कि कई सूरतों में तो वो टीचर से ज्यादा नॉलेज रखती। और लोडिंग ऑफ नॉलेज इज नॉट टीचिंग। आप अगर जाकर नॉलेज दे रहे हैं, इट इज नॉट टीचिंग। फिर टीचिंग क्या है? टीचिंग वो है कि बच्चे का फहम बढ़ाया जाए, जो चीज पढ़ा रहे हैं उसका कॉम्प्रिहेंशन हो, अंडरस्टैंडिंग, और वो इल्म अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करे। मैंने एक्स्ट्रा स्कूल में केजी क्लास में जाके बोल दिया, बच्चों ने पूछे सर, छोटे बच्चे, सर मुर्गी पहले कि अंडा पहले? अरे भाई इतनी फिक्र काहे को कर रहे, अंडे भी बहुत है, मुर्गियां भी बहुत है, मुसलमान इतने खाते तो खत्म नहीं हो रहे, तुम का भी इतनी फिक्र कर रहे। बच्चों को मैंने बताया मुर्गा, मुर्गे और मुर्गा वगैरह, अंडा वगैरह। तो डॉक्टर सोहेल खान साहब का बेटा, ही इज IITN एंड प्रेजेंटली ही इज इन मल्टीनेशनल कंपनी इन बैंगलोर। दीनदार बच्चा, बेहतरीन। वो खान साहब बोले अरे यार तुमने क्लास में जाके क्या बोले? बोले हमारा बच्चा आके वो खुराड़े को देखते बैठा हुआ है। बोले और मैंने बोला खान साहब उसमें क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। उस्ताद बोर करने वाला तो हरगिज होने नहीं चाहिए, ह्यूमर, लाइवली। जब वो क्लास में जाए तो बच्चों के चेहरे खिल जाए, और उनको अपना दोस्त बनाइए, और दोस्त बनाकर फिर उनकी तदरीस का काम कीजिए। आप टीचर, TEACHER, टी, टैलेंटेड। टीचर को टैलेंटेड होना चाहिए, उसके सब्जेक्ट में लोग उसको माने, अरे यार ये है टीचर, कुछ ये मैथमेटिक्स टीचर है, ये लैंग्वेज टीचर है, ये फिजिकल टीचर है। हमारे परभनी के लोग बैठे हुए हैं, हमारे फिजिकल के टीचर मोहम्मद इकबाल अहमद, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट एथलीट, फुटबॉल के बेहतरीन प्लेयर। कितने परभनी में फुटबॉल बच्चों की टीम है, नेशनल खेले हुए हैं बच्चे। वो बड़े बड़े जो मुकाबले हैं, वो सुब्रत मुखर्जी का क्या उसके नाम मुझे याद नहीं आ रहे अभी, उन्होंने खिलाया अपने बच्चों को। और आज भी इवन आफ्टर रिटायरमेंट वो उन्होंने इंजीनियर रशीद स्पोर्ट्स एकेडमी कायम की है, और पुलिस में एडमिशन के लिए लोगों को तैयार करते। मुस्लिम लड़के लड़कियां कम, हिंदू लड़के लड़कियां ज्यादा आते। एंड ही इज ऑन द ग्राउंड फ्रॉम 6 AM टू 10 AM एंड फ्रॉम 4 PM टू 9 PM। जाके देख लीजिए आप। रिटायर्ड इन 2014, लेकिन बराबर काम कर रहा। और पहले मौलाना उनको कैंसर हुआ, ही डिफीटेड कैंसर, उनको कैंसर हुआ, रेडिएशन के लिए औरंगाबाद आते थे, हमारे दोस्त है, हम अपनी कार में रेलवे स्टेशन से रिसीव करते थे, बजाज हॉस्पिटल ले जाते थे, वापस लाकर बेहतरीन जूस परभनी के दोस्त की दुकान थी, सस्ता मिलता था, पिलाते थे, भिजाते थे। ही डिफीटेड कैंसर। फिर दिल की बीमारी हुई, हार्ट ट्रबल, ही डिफीटेड इट। आज भी ग्राउंड पे है वो। ये बरकत है जो अल्लाह ताला देता है। एक अच्छे टीचर को अल्लाह ताला बरकत से नवाजता है, उसकी जिंदगी में खुशियां होती है। देख लीजिए आप। तो मैंने कहा टी फॉर टैलेंटेड, ई फॉर इफिशिएंसी, इफिशिएंट, सक्षम होना चाहिए। हमारे डॉक्टर गफ्फार साहब बोलते सक्षम होना चाहिए आदमी। हमारे कई लोग कार से आए, कैसा ड्राइवर लाए भाई, कैसा ड्राइवर लेके? ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब अच्छा चला रहा ना, बेहतरीन ड्राइवर, सक्षम, कॉम्पिटेंट। उसके बाद ए है, ए से क्या होना चाहिए? मैं बहुत देर, 1.5 घंटा सोचते बैठा। हमारे नौजवान दोस्त जावेद साहब ने मंत्र दे दिए, एटीट्यूडिनल। उसका एटीट्यूड, टीचर का जो एटीट्यूड है, बच्चों से मोहब्बत करने वाला। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, बेहतरीन टीचर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, फिर वाइस चांसलर बने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आप अलीगढ़, आप लोग जाते नहीं, देखते नहीं, ट्रेन जाती है अलीगढ़, अलीगढ़ जाइए। अलीगढ़ की जो इमारतें हैं वो ऐसे उल्टे वी की शक्ल की है, विक्टोरियन टाइप की, उल्टे वी की। एक दिन डॉक्टर जाकिर हुसैन जुमा की नमाज के लिए निकले तो बच्चों ने ऊंट चढ़ा दी। अरे स्ट्रेची हाल के ऊपर ऊंट चढ़ा दिए बच्चों ने। डॉक्टर सिकंदर इसराइली ने ये वाकया सुनाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन नाराज नहीं हुए, जुमा की नमाज पढ़कर घर गए और बोले वो बच्चों को बुलाओ। बच्चे गए,
अरे बोले आपने ऊँट क्यों चढ़ाया? तो बोले हमारा ये मुतालिबा है। आपका मुतालिबा पूरा। फिर अब ये बताओ कि ऊँट कैसे चढ़ाएँ? अब अलीगढ़ के बच्चे हैं वो। बोले साहब हमने सब बच्चों को बोल दिए थे अपने गादियाँ सब लेकर आइए और वो गादियों से ऊँट चढ़ा दिए स्ट्रेचियाल के ऊपर। बच्चों में इतना टैलेंट होता है। तो टीचर अगर एटीट्यूडिनल है, हमदर्द है, उनको समझने वाला है, कोऑपरेट करने वाला है और उसमें अपना काम निकालने वाला है, एटीट्यूडिनल अपना काम निकालने वाला, सी से कॉम्पिटेंस, एफिशिएंसी और कॉम्पिटेंस में, लेकिन कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि दूसरों के मुकाबले में अगर खड़ा कर दिया जाए तो आदमी जीत के दिखाए। वो जो झंडू बाम थे, एक दिन मैं पीरियड लेके आया तो झंडू बाम बोल रहे आगे क्या, बोले बच्चों को हंसा के। मैंने कहा डॉक्टर चलिए आप और हम एक क्लास में चलते हैं, आप जो टॉपिक पढ़ाना है पढ़ाइए, मैं भी जो पढ़ाना है पढ़ाऊंगा। 15 मिनट के बाद बच्चे बोलेंगे हु इज द बेस्ट टीचर। हिम्मत नहीं भी उठने की। मैंने बोला दोबारा से बोलना नहीं, इतनी ताकत होना एक टीचर के अंदर। उसके बाद एच, एच फॉर ऑनेस्ट, ई फॉर एनर्जेटिक। मुंह मारा टीचर, भूखा घर से आया हुआ। अब सुबह की शिफ्ट में जितने लोग काम करते हैं बोला ना सब भूखे आते, चाय भी मुश्किल से मिलती उनको। और आर से रिस्पॉन्सिबल। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।